Hello everyone, welcome to the summer internship program 2020. This is architect Pankaj Sharma. लास्ट टू वीक्स में हमने सीखा कि ऑटोकैड में बेसिक कमांड्स क्या होती हैं, ऑटोकैड बेसिकली कैसे यूज होता है आर्किटेक्चरल लेआउट बनाने के लिए, बेसिक्स ऑफ आर्किटेक्चरल लेआउट, उसमें फर्नीचर लेआउट कैसे बनाते हैं, एलिवेशंस कैसे बनाते हैं, सेक्शंस कैसे बनाते हैं, वो सब जो भी आपने सीखा दैट वाज इन बेसिक्स। आप आगे चल के इसमें और भी डिटेल में सीखेंगे। आज हमारा थर्ड वीक स्टार्ट हो रहा है, तो थर्ड वीक में हम सीखेंगे स्केचअप के बारे में, स्केचअप के बेसिक्स, स्केचअप के टूल्स, स्केचअप को यूज कैसे करते हैं, स्केचअप कहाँ से आया और स्केचअप कितना अच्छा सॉफ्टवेयर है या कितना यूजफुल सॉफ्टवेयर है आर्किटेक्ट्स के लिए। आज हम ये सब सीखेंगे। तो जैसे कि आज मैं स्टार्ट करता हूँ, आज हमारा जो वीडियो है वो है इंट्रो स्केचअप के लिए, इंट्रोडक्शन टू स्केचअप। तो स्केचअप जो है वो एक 3D मॉडलिंग सॉफ्टवेयर है, एक कंप्यूटर प्रोग्राम है और ये बहुत ही डिफरेंट वेरिएबल फील्ड्स में यूज होता है, जैसे कि आर्किटेक्चरल में, इंटीरियर डिजाइन में, लैंडस्केप डिजाइन में, सिविल में, मैकेनिकल में, लिमिटलेस। तो जैसे कि आप देखेंगे मैंने यहाँ पे एक स्लाइड बनाई है जिसमें आपका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है स्केचअप का। वेयर ग्रेट आइडियाज गेट टू वर्क, डिजाइन इट, मेक इट, एंजॉय द प्रोसेस। ये जो टैगलाइन है ये मेरे को स्केचअप की वेबसाइट से मिली है, मैंने खुद नहीं बनाई है। ये हमें बताती है कि स्केचअप जो है वो कितना इजी टू यूज सॉफ्टवेयर है डिफरेंट पर्सनालिटीज के लिए। तो स्केचअप्स के कई वर्जन्स आए कई सालों से, जिसमें सबसे पहला वर्जन जो था वो स्केचअप 3 था, जो कि अराउंड 1998 में आया था। और इसका पहला जो वर्जन जो रिलीज हुआ था, जो कि स्केचअप 6 था, वो 2000 में रिलीज हुआ था। इसके बाद में स्केचअप को गूगल ने खरीद लिया और फिर गूगल ने इसे मॉडिफिकेशंस करके इसके हर साल एक एक वर्जन निकाले। तो अभी जो लेटेस्ट वर्जन चल रहा है वो है 2020 का। हम जिस स्केचअप वर्जन में काम करेंगे वो 2018 है। 2018, 2019 एंड 2020 आर ऑलमोस्ट सिमिलर। इनके अंदर ज़्यादा मॉडिफिकेशंस नहीं है, लेकिन 2018 से पहले के जो स्केचअप्स हैं, जैसे 2013 से लेके 2017 तक, ये सारे थोड़े से डाउनग्रेडेड है। इनके अंदर कुछ फीचर्स ऐसे हैं जो अब 2018 में हैं, इनमें नहीं थे। तो हम 2018 स्केचअप को यूज़ करके आज सीखेंगे। तो मैंने स्केचअप का इंटरफेस खोल लिया है, स्केचअप प्रोग्राम मैंने ऑन कर लिया है। इसमें सबसे पहले आप देखें कि ये जो पूरा विंडो है, दिस इज योर मॉडल स्पेस। जैसे कि अपन ऑटोकैड में देख रहे थे, ये भी हमारा एक मॉडल स्पेस है। इसमें 3 एक्सिस आप देखेंगे, एक रेड एक्सिस, एक ग्रीन एक्सिस और एक ब्लू एक्सिस। दैट मीन्स एक एक्स एक्सिस, एक वाई एक्सिस और एक जेड एक्सिस, जैसे कि हम ऑटोकैड में देखते थे। तो ऑटोकैड में हम जब भी काम करते थे 2D में, तो हम सिर्फ एक्स और वाई में काम करते थे। यहाँ हम जेड एक्सिस में भी काम करेंगे। अब इसमें जब मैं कभी भी ऑन करता हूँ, एक नई फाइल खोलता हूँ स्केचअप में, तो हमेशा मेरे को एक फिगर यहाँ पे मिलेगी, जो कि एक बेसिक कंपोनेंट होता है इस स्केचअप का। तो स्केचअप इंटरफेस की अगर हम बात करें तो इसमें 3 पार्ट्स होते हैं। पहला आपका फाइल मेन्यू, जो कि आपके यहाँ पर होता है, जो कि आपके सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट पे है। उसके बाद में नीचे आप ये सब देखेंगे, दीज आर कॉल्ड टूल्स और टूल बार्स। ये सारे टूल बार्स हैं। इन सबको हम डिटैच भी कर सकते हैं अलग अलग यूज करने के लिए, या हम इसको एक साथ अटैच करके भी रख सकते हैं, ताकि हमें जो स्क्रीन है वो हमें क्लियर मिले। और तीसरा होता है हमारा ये मॉडल स्पेस। इसमें एक चीज और आप देखेंगे नीचे, ये बार, इसको कहते हैं हम इंफॉर्मेशन बार। इंफॉर्मेशन बार में आपका जो सबसे राइट हैंड कॉर्नर पे लोएस्ट पॉइंट पे मेजरमेंट बार है, जिसमें आप कोई भी मेजरमेंट लेते हैं तो वो आपको यहाँ पे शो होती है, और आप इधर ही जो भी वैल्यू इनपुट करना है आप वो इधर ही वैल्यू इनपुट करते हैं। तो इंफॉर्मेशन स्टेट में क्या होता है कि जो भी आप टूल्स यूज कर रहे हैं इसके बारे में, जैसे हम कमांड लाइन में देखते थे ऑटो कैड के अंदर, तो जैसे कि हम कमांड लाइन में देखते थे ऑटो कैड के अंदर, इंफॉर्मेशन बार में हमें हर टूल्स के वर्किंग का प्रोसीजर और उसके वर्किंग स्टाइल्स हमें बता देता है। फिर यहाँ पे आपका साइन इन अकाउंट के लिए,
यहाँ पे आपके अगर कोई मॉडल के क्रेडिट्स आप अगर डालना चाहते हैं, अपना मॉडल का नाम डालना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप क्रेडिट्स डाल सकते हैं। और ये जियो लोकेशन का, जिसकी अगर हम आगे बात करेंगे। अब क्योंकि ये मेरा बेसिक एक इंटरफेस आपको समझ में आ गया है, तो हम इसमें स्टार्ट करेंगे अब फाइल्स मेन्यू से। तो फाइल्स मेन्यू में आप देखेंगे कि यहाँ पे कुछ ऑप्शंस हैं, फाइल, एडिट, व्यू, कैमरा, ड्रॉ, टूल्स, विंडोज एंड हेल्प। तो इसमें आप देखेंगे फाइल्स मेन्यू में जब मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आपका सबसे पहला ऑप्शन आता है न्यू का। न्यू मतलब कि आप कोई भी नया प्रोजेक्ट अगर आप यहाँ से ओपन करना चाहते हैं, तो आप यहाँ से वापस एक नया प्रोजेक्ट है वो ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे ओपन, कोई भी आप एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट को अगर ओपन करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। सेव, अगर आपको कोई भी प्रोजेक्ट पे जिस पे आप काम कर रहे हैं आपको उसको सेव करना है तो आप उसे सेव कर सकते हैं। इनके साथ में इनके शॉर्टकट्स भी लिखे हुए हैं, जैसे कंट्रोल एन से आपका न्यू हो जाता है, कंट्रोल ओ से ओपन हो जाता है और कंट्रोल एस से सेव हो जाता है। फिर आता है सेव एज। अगर आपको इस मॉडल को किसी लोअर वर्जन में स्केचअप में सेव करना हो या फिर अपर वर्जन में सेव करना हो तो आप यहाँ पे सेव एज कर सकते हैं, या फिर किसी और नाम में सेव करना हो तो सेव एज कर सकते हैं। फिर तीसरा आता है आपका टेम्पलेट। जब भी आप स्केचअप सबसे पहली बार चलाएंगे तो स्केचअप सबसे पहले ऑन करने पे आपको हमेशा टेम्पलेट चूज करने के लिए पूछता है। वो कुछ इस तरह से आपकी ड्राइंग विंडो खुलती है, जिसके अंदर आपके डिफरेंट टाइप से टेम्पलेट्स होते हैं, जैसे कि आर्किटेक्चरल डिजाइन, जिसमें यूनिट्स जो होती है वो मिलीमीटर में होती हैं, आर्किटेक्चरल डिजाइन सेंटीमीटर, आर्किटेक्चरल डिजाइन मीटर्स। और आप नीचे देखेंगे तो इसमें कंस्ट्रक्शन डॉक्यूमेंट का भी है, जो कि आपको इंपीरियल में भी मिलता है, फीट इंचेस में। और आप नीचे जितने भी आप देखते जाएंगे ये सब आपके जो है टेम्पलेट्स ही हैं। इसमें लास्ट में आपको एक और दिखाऊंगा मैं 3D प्रिंटिंग के लिए। अगर जैसे कि आप कभी कोई 3D प्रिंटिंग कर रहे हैं या फिर आपके कोई 3D प्रिंटर आपके पास में है, तो आप इसमें इसको चूज करके आप एक बेसिक प्लेटफॉर्म पे 3D प्रिंटिंग के लिए यहाँ पे मॉडलिंग कर सकते हैं। तो फाइल्स मेन्यू में आगे आते हैं तो हमें आता है सेंड टू लेआउट। अब क्योंकि जब गूगल ने ये खरीदा, स्केचअप खरीदा, तो स्केचअप के साथ में उसने एक और प्रोग्राम बनाया, दैट इज कॉल्ड गूगल लेआउट्स। लेआउट्स में क्या होता है कि जैसे आपका ऑटोकैड में लेआउट जो है, आप नीचे देखेंगे ऑटोकैड में नीचे ही लेआउट का ऑप्शन होता है, उसमें आपका पेपर स्पेस आता है। सेम गूगल ने यहाँ पे जो स्केचअप के लिए पेपर स्पेस है वो एक अलग से सॉफ्टवेयर बना दिया है। इसमें आप स्केचअप के मॉडल्स को इंपोर्ट कर सकते हैं और उनको एज अ पेपर प्रिंट निकालने के लिए उसमें एनोटेशंस कर सकते हैं, डिस्प्ले कर सकते हैं, उसको शीट सेट कर सकते हैं। वो सब कुछ लेआउट में हो जाता है। फिर आता है हमारा जियो लोकेशन। जियो लोकेशन में आप अपने मॉडल की कोई एक लोकेशन ऐड कर सकते हैं। 3D वेयर हाउस, इसमें आप कोई भी मॉडल, जैसे जो ऑनलाइन 3D वेयर हाउस है स्केचअप का, उसके अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट काफ़ी मॉडल्स हैं। आप वहाँ पे जाके वहाँ से मॉडल्स डाउनलोड कर सकते हैं और यहाँ पे अपने मॉडल में यूज़ कर सकते हैं। गूगल ने अभी 2014 के बाद, आई गेस 2014 वर्जन के बाद में जो स्केचअप है वो ट्रिम्बल कंपनी को बेच दिया था, जो कि VR में काम करती है। तो ट्रिम्बल कंपनी ने जब स्केचअप लिया तो इसने इसमें मॉडिफिकेशंस करके इसको और एडवांस और रियलिस्टिक बनाया और इसको और यूजर इंटरफेस इसका और अच्छा किया। इसलिए हमें यहाँ पे ट्रिम्बल कनेक्ट का ऑप्शन दिखता है, जिसमें आप डायरेक्टली इसके कोलैबोरेटर से जाके इसमें साइन इन कर सकते हैं। फिर आता है आपका इंपोर्ट ऑप्शंस। इंपोर्ट हम बात करेंगे आगे वीडियोस में, जिसमें हम कैसे कैड इंपोर्ट कर सकते हैं इसके अंदर और अदर टाइप की फाइल्स इंपोर्ट कर सकते हैं। और ये ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा जब हम मटेरियल एडिटिंग पे आएंगे। फिर तीसरा आता है एक्सपोर्ट पे। एक्सपोर्ट में हम 3D मॉडल में इसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं, 2D मॉडल में इसमें ग्राफिक्स में हम इसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं। 2D ग्राफिक्स में हम इसमें DWG फाइल भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इसमें हम JPEG फाइल भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं, PNG फाइल भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और हम 3D मॉडल के अंदर काफ़ी टाइप की 3D मॉडल्स भी हम इसमें एक्सपोर्ट कर सकते हैं, काफ़ी अलग अलग वेरिएशंस में, वो हम आपको बताएंगे। फिर आता है आपका प्रिंट सेटअप, प्रिंट प्रीव्यू और प्रिंट। ये तीनों कमांड जो है ये बिल्कुल बेसिक, जैसे आप फोटोशॉप या पावर पॉइंट में करते हैं तो पावर पॉइंट में भी जैसे तीनों आते हैं आपके, वर्ड में आता है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आता है, ये सेम वही कमांड्स हैं, उनको वैसे ही यूज करते हैं। प्रिंटिंग करने के लिए डायरेक्ट आप प्रिंटर पे यहाँ से डायरेक्ट आप प्रिंटर पे प्रिंट कर सकते हैं यहाँ से। फिर जनरेट रिपोर्ट। जनरेट रिपोर्ट में क्या होता है कि आपका पूरे मॉडल की जो इन्फो होती है वो यहाँ से एक रिपोर्ट बन के जनरेट हो जाती है। फिर आप यहाँ देखेंगे यहाँ पे कुछ मॉडल्स के नाम होते हैं,
ये आपके रिसेंट हिस्ट्री है कि आपने रिसेंट कौन कौन से मॉडल्स पे काम किया है, वो सब यहाँ से खुलते हैं। और फिर आता है एग्जिट, जिसको आप क्लिक करेंगे तो ये जो सॉफ्टवेयर है ये बंद हो जाएगा। आप एग्जिट करने के लिए यहाँ से भी डायरेक्ट क्रॉस पे क्लिक कर सकते हैं, जो कि विंडोज का बेसिक फीचर है। फिर आते हैं हम एडिट में। एडिट में भी आप कुछ कमांड्स देखेंगे, यहाँ पे कमांड्स भी हैं, कुछ कुछ शॉर्टकट्स भी हैं। तो जैसे कि हम पहला आता है अंडू। अंडू मतलब कि आप जो भी आपने काम किया है उसको वापस करने के लिए, तो वापस करने के लिए या आपने कोई गलती कर दी है उसको वापस अंडू करने के लिए हम कंट्रोल जेड भी यूज कर सकते हैं और बैकस्पेस भी यूज कर सकते हैं। और कंट्रोल वाई करने से हमें रीडू हो जाएगा। मान लीजिए हमने गलती से अगर कंट्रोल जेड करके उसे अंडू कर दिया है, तो हम कंट्रोल वाई करके उसे रीडू कर सकते हैं, उसे वापस हम लेके आ सकते हैं। फिर आता है हमारा कट। अगर हमें कोई ज्योमेट्री कट करके किसी और जगह पेस्ट करनी है तो हम इसको यूज करते हैं। फिर कॉपी, जो कि आप सबको पता ही होगा, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, ये कॉपी एंड पेस्ट के कमांड होते हैं। इसमें एक अच्छा फीचर है पेस्ट इन प्लेस। अगर आप जैसे किसी एक ग्रुप के अंदर काम कर रहे हैं, आपको वहां से कुछ एक कॉपी करना है और उसको उसी जगह पे प्लेस करना है, तो आप पेस्ट करने की जगह पेस्ट इन प्लेस करेंगे तो वो डायरेक्ट उसी जगह पे आ जाएगा, उसके कोऑर्डिनेट्स वहां से चेंज नहीं होंगे। फिर आता है डिलीट और फिर डिलीट गाइड्स। गाइड्स क्या होते हैं, जब भी आप इसके अंदर कोई मेजरमेंट लेते हैं या फिर जो गाइड्स के बारे में हम आपको बताएंगे कि गाइड्स कैसे यूज करते हैं और उनको कहाँ पे वो आपको हेल्पफुल होता है। तो ये उन गाइड्स को, जो एक्स्ट्रा गाइड्स होते हैं, उनको डिलीट करने के लिए आप सारे गाइड्स को यहाँ से डिलीट कर सकते हैं एक ही क्लिक से। फिर आता है आपका सिलेक्ट ऑल, जो कि कंट्रोल ए से हो जाता है। और सिलेक्ट नन मतलब अगर आपने सारा सिलेक्ट कर रखा है तो आपको कंट्रोल टी करने से कुछ भी सिलेक्ट नहीं होगा, सब हट जाएगा। फिर आता है हाइड। हाइड से क्या होता है कि आप कोई भी एक मॉडल को या किसी भी एक कंपोनेंट को हाइड कर सकते हैं। इसके अंदर एक फेस को, किसी भी एंटिटी को यहाँ पे आप हाइड कर सकते हैं। और फिर आता है अनहाइड। अब अनहाइड में 3 ऑप्शंस आते हैं, सिलेक्टेड, लास्ट और ऑल। अनहाइड से क्या होता है कि आपने जैसे कोई भी, अभी मैंने रिसेंटली कोई हाइड किया मॉडल, तो मैं उसको अगर अनहाइड ऑल करता हूँ तो मेरे जितने भी मॉडल इसमें हाइड हो रखे हैं वो सारे ऑन हो जाएंगे। और अगर मैं अनहाइड लास्ट करता हूँ तो जो मैं लास्ट मॉडल हाइड अनहाइड जो मैंने लास्ट मॉडल हाइड किया है सिर्फ वही अनहाइड होगा। फिर आता है हमारा लॉक। तो इसमें जैसे हम लेयर्स लॉक करते थे ऑटो कैड के अंदर, इसमें आप कंपोनेंट्स और एंटिटीज को भी लॉक कर सकते हो। किसी भी एक कंपोनेंट, किसी भी एक एंटिटी को लॉक कर देंगे तो फिर आप उसमें मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते, उसको मूव नहीं कर सकते, वो हमेशा वहीं रहता है। फिर आता है आपका अनलॉक, जिसमें आप जो भी आपने मॉडल में अनलॉक किए हुए हैं उन सबको या तो अनलॉक कर सकते हैं एक साथ, या आप किसी एक को सिलेक्ट करके उसे अनलॉक कर सकते हैं। फिर आता है कंपोनेंट्स, ग्रुप्स और क्लोज कंपोनेंट एंड ग्रुप। इसमें आपका, जब हम कंपोनेंट्स एंड ग्रुप्स में बात करेंगे तब हम बताएंगे कि कंपोनेंट्स एंड ग्रुप में क्या फर्क होता है और कंपोनेंट्स को यूज कैसे करते हैं, ग्रुप्स को यूज कैसे करते हैं। इसके बाद आता है इंटरसेक्ट फेसेस। इंटरसेक्ट फेसेस बहुत ही अच्छा एक कमांड है। ये आपको आगे चल के मॉडलिंग में बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि जब भी आपके 2-3 फेसेस जब एक साथ इंटरसेक्ट करते हैं तो आप चाहते हैं कि उसमें से कुछ फेस रखने कुछ नहीं रखने। तो कई बार क्या होता है, स्केचअप उनको जज नहीं कर पाता है कि वो फेस मर्ज हो रहे हैं और उनको आपको इंटरसेक्ट करना है। तो तब ये कमांड यूज होता है, तब आप इस कमांड को यूज करके इंटरसेक्ट कर सकते हैं फेसेस के बीच में, और आप उन फेसेस को इंडिविजुअली फिर डिलीट कर पाएंगे। फिर आता है नो सिलेक्शन, कि आपने अगर कोई सिलेक्शन कर रखा है तो आप इसको क्लिक करके नो सिलेक्शन करके सारे सिलेक्शन हटा सकते हैं। फिर जो नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है वो है व्यू। व्यू में आता है टूल बार्स। अब जो हमने यहाँ पे बात की थी टूल बार्स की, ये जितने भी टूल बार्स हैं हम उनको हाइड अनहाइड कर सकते हैं इस टूल बार्स में जाके। तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे सारे टूल बार्स हमें मिल जाएंगे। जो भी हमने चेक बॉक्स किया हुआ है वो सारे टूल बार्स हमारे ऑन है, बाकी सारे हमारे यहाँ से हटे हुए हैं। तो जैसे कि अगर मैं कैमरा ऑन करता हूँ तो मेरा कैमरे का टूल बार अलग से यहाँ पे खुल जाता है। ऐसे ही एडवांस कैमरा टूल्स के भी हो जाता है, क्लासीफायर्स के लिए भी हो जाता है, ड्राइंग के लिए। तो जितने आप चाहें इसमें आप यहाँ पे टूल बार्स ऑन कर सकते हैं। लेयर्स भी ऑन कर सकते हैं, प्रिंसिपल भी, सैंडबॉक्स भी। लेकिन हमें इतने सारे टूल बार्स की जरूरत नहीं होती है, तो इसलिए हम रीसेट ऑल करके हटा देंगे। तो अभी के लिए मैंने सारे टूल बार्स हटा दिए हैं। आप इन टूल बार्स को रीअरेंज भी कर सकते हैं। मेरे को अगर इसको यहाँ नहीं रख के इसको नीचे वाली लाइन में रखना है तो मैं इसको नीचे वाली लाइन में रख के भी इसको रीअरेंज कर सकता हूँ। फिर आता है हमारा सीन्स टैब।
सीन स्टेप जो है ये आपका, जब आप सीन ऐड करते हैं अपने मॉडल के अंदर तो उसको हाइड अनहाइड करने के लिए यूज होता है। ये भी हम आपको आगे बताएंगे कि कैसे करते हैं। फिर आता है आपका हिडन ज्योमेट्री। जब भी आपकी कोई मॉडल आप बना रहे हो, इसके अंदर कोई ज्योमेट्री ऐसी है जो हिडन है, आपने बनाया और उसके अंदर कोई लाइंस ऐसी है जो हिडन है, या फिर जैसे कर्व सर्फेसेस होती हैं, उनमें कुछ लाइंस जो होती है वो हिडन होती है ताकि आपकी सरफेस जो है वो स्मूथ दिखाई दे। तो उसके लिए, उसको देखने के लिए हम यहाँ पे इसको ऑन कर देंगे तो हमें हिडन ज्योमेट्री यहाँ पे दिखाई दे जाएगी। फिर सेक्शन प्लेन्स, फिर सेक्शन कट्स, सेक्शन फिल्स, एक्सेस और ग्रिड्स। ये जो आपके हैं ये आपके टॉगल्स हैं, इनको टॉगल्स कहते हैं। जैसे कि अगर आपने सेक्शन कट, कोई अगर आपने सेक्शन प्लेन डाला हुआ है तो अगर आप इसको टॉगल ऑफ कर देंगे तो आपका जो सेक्शन है, जो कट है वो हट जाएगा और आपको सिर्फ सेक्शन लाइन दिखाई देगी, आपका पूरा मॉडल एज इट इज रहेगा। फिर उसके बाद में आता है सेक्शन फिल। तो ये एक नया फीचर आया था 2006 के बाद से स्केचअप में, कि जब आप कोई सेक्शन काटते हैं तो उसमें जो भी सॉलिड ग्रुप्स होते हैं, उन सॉलिड ग्रुप्स का जो सेक्शन कट होता है वो हमेशा फिल रहेगा। फिर आता है आपका एक्सिस। तो एक्सिस में जो हमने एक्सिस ये यूज कर रहे थे, इन एक्सिस को हाइड करने के लिए और अनहाइड करने के लिए हम ये यूज करते हैं। सेम ऐसे गाइड्स, अगर आपने कोई गाइड्स यूज की हैं तो इन गाइड्स को आप अनहाइड और हाइड यहाँ से कर सकते हैं। फिर आता है आपका शेडोज। शेडोज का एक पूरा अपना ही एक अलग पार्ट है जो कि हम आपको कैमरास के सेटिंग्स में जब हम सिखाएंगे तो आपको ये शेडोज का बताएंगे, और फॉग का भी हम तभी आपको बताएंगे। फॉग एंड शेडोज जो है वो आपके रियल इन्वायरमेंट से इंस्पायर्ड है, कि जब आप रियल इन्वायरमेंट में काम करते हैं या आपको अपने सायोग्राफी देखनी है अपने मॉडल की, तो आप शेडोज को और फॉग्स को यूज करते हैं। इससे आपके जो मॉडल क्वालिटी है वो भी एनहेंस होती है। तो एज स्टाइल, फेस स्टाइल, ये दोनों जो चीज हैं ये हम आपका स्टाइल्स के लिए जब हम सीखेंगे कि स्टाइल्स क्या होती हैं और उसमें कैसे हम यूज करते हैं उन स्टाइल्स को और उनके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स क्या होते हैं, तब हम आपको ये चीजें बताएंगे। फिर आता है आपका कंपोनेंट एडिट। कंपोनेंट एडिट में क्या होता है कि आप जैसे कोई कंपोनेंट एडिट कर रहे हैं, अगर मैं हाइड रेस्ट ऑफ द मॉडल कर दूं, तो अगर मैं इस कंपोनेंट को एडिट कर रहा हूँ तो मेरे इस कंपोनेंट के अलावा जितने भी अदर मॉडल्स होंगे वो हाइड हो जाएंगे। मान लीजिए जैसे कि मैंने एक रेक्टेंगल यहाँ बना लिया है, अब मैं डबल क्लिक करूंगा इसको एडिट करने के लिए तो मेरा रेक्टेंगल जो है वो हमें हाइड हो जाएगा, मुझे सिर्फ ये ज्योमेट्री ही दिखाई देगी। स्केप करके आप किसी भी कंपोनेंट के बाहर आ सकते हैं जब उसके एडिटिंग कर रहे हैं तो। उसके बाद में आता है आपका हाइड सिमिलर कंपोनेंट्स। अगर मान लीजिए आपके ऐसे कंपोनेंट्स बहुत सारे हैं, तो मैं इसको अगर कॉपी कर लेता हूँ, तो अगर मैं एक को एडिट कर रहा हूँ तो अभी मेरे को दूसरे कंपोनेंट्स दिख रहे हैं, लेकिन जो मेरा अदर मॉडल ज्योमेट्री है वो गायब हो गया है। तो अगर आप चाहते हैं कि ये भी आपको ना दिखे तो आप इसको ऑन कर दें, और जब आप क्लिक करेंगे तो आपको ना मॉडल दिखेगी ना आपको अदर कंपोनेंट्स दिखाई देंगे। फिर आता है आपका एनिमेशन। एनिमेशन जो है वो आपका एडवांस में आता है, तो हम आपको एडवांस में बताएंगे कि एनिमेशन एनिमेशन कैसे निकालते हैं स्केचअप से और इसका वीडियो कैसे रेंडर करते हैं। फिर आता है आपका कैमरा। कैमरा जो है वो आपके नेविगेशन टूल्स और डिस्प्लेइंग टूल्स में काम आते हैं, जैसे कि प्रीवियस कैमरा, नेक्स्ट कैमरा। जो ये प्रीवियस और नेक्स्ट है ये आपके सीन्स होते हैं। सीन्स बेसिकली हमारे कैमरा सेट करते हैं हम, जब हम कोई कैमरा को एक पोजीशन पे सेट कर देते हैं उसको हम सीन कहते हैं। तो वो कैमरा सीन जो है उसको हम आगे पीछे करने के लिए या फिर अगले सीन में जाने के लिए हम यहाँ से प्रीवियस नेक्स्ट भी करते हैं, ये उनके लिए है। फिर आता है हमारा स्टैंडर्ड व्यूज। स्टैंडर्ड व्यूज में आप देखेंगे जैसे कि हमारा ऑटो कैड में जो क्यूब होता था जिसमें हमारा टॉप, बॉटम, फ्रंट, बैक, लेफ्ट, राइट एंड आईसो, ये सारे जो पॉइंट्स थे हमारे उसके अंदर थे। तो यही सारे पॉइंट्स हमारे यहाँ पे आ जाते हैं जो कि आपको यहाँ पे भी मिल जाएंगे। इसमें भी यही है, ये आईसो है, तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो आईसो हो जाएगा। ये आपका टॉप व्यू आ जाता है, फिर ये आपका फ्रंट व्यू मिल जाएगा, ये आपका राइट व्यू, लेफ्ट व्यू और ये आपका बैक व्यू। तो इसी तरह से आप यहाँ पे अलग अलग स्टैंडर्ड व्यूज को सेट करके आप काम कर सकते हैं। ये हमेशा स्टैंडर्ड रहते हैं, इनको आप चेंज नहीं कर सकते। फिर आता है आपका पैरेलल प्रोजेक्शन, कि जैसे हम ऑटोकैड में 2D में काम करते थे, अभी जो हमारा हम यहाँ पे देख रहे हैं वो पर्सपेक्टिव में है। तो क्योंकि हमारा रेक्टेंगल तो स्ट्रेट है, लेकिन जब हम इसको इस एंगल से देख रहे हैं तो ये हमें पर्सपेक्टिव में दिखाई देता है, जो कि हमारी ये लाइंस जो है वो पर्सपेक्टिवली मर्ज करती दिखाई दे रही है हमें इस पॉइंट पे। तो इस चीज को हमें अगर पैरेलल प्रोजेक्शन में करना है तो मैं पैरेलल प्रोजेक्शन करूंगा तो मुझे सिर्फ पैरेलल ही एक प्रोजेक्शन दिखाई देगा। अब इसमें ये सिमिलर है आपके ऑटोकैड की तरह,
कि मैं इसमें अगर आईएसओ करता हूँ तो मेरे को प्रॉपर आईएसओ यहाँ पे मिलेगा, जो कि आपका 30 डिग्री पे होता है। फिर ऐसे टॉप व्यू भी करूंगा तो मेरे को एग्जैक्ट टॉप व्यू आपका जो है वो आइसोमेट्रिक फॉर्म में दिखेगा, जिसको हम ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन भी कहते हैं। सेम ऐसे ही सारे व्यूज के लिए होता है। अब फिर आते हैं हमारे पास में 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव। तो जब भी आप कोई रूम का इंटीरियर कर रहे होते हैं या कोई एक बिल्डिंग है जिसको आपको सीन सेट करना है, तो आप उसको 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव में यूज करके डाल सकते हैं। फिर आता है हमारा मैच न्यू फोटो। मैच न्यू फोटो जो है वो एक अलग ही फीचर है इसका, ये एडवांस कैमरा टूल्स में आता है, एडवांस टेक्सचरिंग फीचर्स में आता है। ये हम आगे सीखेंगे हमारे एडवांस स्केचअप ट्यूटोरियल में। अब फिर ये आता है एडिट मैच फोटो। एडिट मैच फोटो, जो आपने मैच की हुई फोटो है उसी को एडिट करने के लिए यहाँ पे ऑप्शन आता है। फिर हमारे आते हैं इंटरफेस टूल्स। ये जो इंटरफेस और डिस्प्लेइंग टूल्स हैं ये हमारे यहाँ पे आते हैं। तो ऑर्बिट जो है वो अभी आप देखेंगे जब मैं इसको मूव कर रहा था, तो ये मेरा है ऑर्बिट टूल, ये यहाँ पे भी आपको दिख जाएगा ऑर्बिट टूल। ऑर्बिट टूल क्या करता है कि आप इसको क्लिक करके जहाँ पे भी ड्रैग करेंगे तो ये आपको ऑर्बिट करता हुआ दिखाई देगा। फिर आता है आपका हैंड पैन टूल, जो कि आप यहाँ पे देखेंगे आपका यहाँ पे आता है पैन टूल। पैन टूल में आप इसको ड्रैग करके सिर्फ ऊपर नीचे या फिर इस व्यू को सेट कर सकते हैं इस तरीके से। फिर आता है आपका जूम टूल। तो जूम टूल में क्या होता है कि आप अगर क्लिक करके जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं, या फिर आप माउस व्हील का यूज भी कर सकते हैं जूम इन जूम आउट करने के लिए। माउस व्हील को आप जहां रखेंगे वहां जूम इन जूम आउट करेंगे तो वहीं पे जूम इन जूम आउट होता है इसके अंदर। फिर आता है आपका जूम विंडो। मान लीजिए मुझे एक छोटी विंडो पे जूम करना है, तो मैंने वो विंडो यहाँ सेलेक्ट करूंगा, मैं वहां जूम करके वहां पहुंच जाऊंगा। या मुझे बड़ी विंडो पे करना है तो मैं बड़ी विंडो पे जूम करके पहुंच जाऊंगा। जूम एक्सटेंड्स जो होता है, जूम एक्सटेंड्स आपका कोई कितना भी बड़ा मॉडल हो वो आपका पूरे इस व्यू पोर्ट में फिट हो जाता है जूम एक्सटेंड्स, जो कि हम आप देखेंगे कि इसमें मैक्सिमम फीचर्स जो हैं जो कि ड्राइंग के लिए और मैनिपुलेशन के लिए है वो बिल्कुल ऑटोकैड जैसे ही हैं, क्योंकि जितना ज़्यादा आपके जो सॉफ्टवेयर्स है उनके कमांड्स डिफरेंट नहीं होंगे, उतना ज़्यादा आपको इजी होगा सॉफ्टवेयर सीखने में, डिफरेंट डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स में काम करने के लिए। इसलिए जो कंपनीज हैं वो ट्राई करती हैं कि इनके जितने भी जो वर्कफ्लो है, जो यूजर इंटरफेस है, वो एक जैसा रहे, ताकि लोगों को डिफिकल्टी ना हो काम करने में और उन सॉफ्टवेयर को सीखने में। फिर आता है इसके अंदर हमारा पोजीशन कैमरा टूल। पोजीशन कैमरा टूल इज अ टूल जिसके अंदर आप कोई भी कैमरा पोजीशन कर सकते हैं। तो मान लीजिए कि मैं अपना एक कैमरा मैं यहाँ पोजीशन करता हूँ, तो मैं यहाँ पोजीशन करूँगा तो आप देखेंगे यहाँ पे एक छोटा सा मेरा आई का एक टूल आ गया है। ये जो टूल है ये आप नीचे देखेंगे लुक अराउंड टूल है, जो एक्टिवेट हो जाता है ऑटोमेटिकली। इससे मैं एक जगह पे खड़े होके अपने कैमरे को मूव कर सकता हूँ और इसमें इस सीन को सेट कर सकता हूँ। तो जो मेरा कैमरा है वो हमेशा इसी जगह पे रहता है। अब आप देखेंगे कि इसमें जो मेजरमेंट है वो आपको दिखा रहा है यहाँ पे 1676 mm, दैट मीन्स 1.6 मीटर्स पे हमारे जो आई हाइट है वो है। हम यहाँ से इसे चेंज कर सकते हैं। आपका जब ये टूल एक्टिवेट होता है तो आपको बस अपना कीबोर्ड पे टाइप करना है जो भी आप वैल्यू यहाँ पर टाइप करते हैं। तो जैसे हमारी यूनिट्स जो चल रही है वो mm में चल रही है, तो मैं इसे 1500 करके एंटर करूंगा तो मेरी जो आई हाइट है वो चेंज होकर 1500 mm पे आ जाएगी। तो इसको मैं चाहूँ तो मैं बढ़ा भी सकता हूँ, इसको मैं चाहूँ तो मैं कम भी कर सकता हूँ। तो मैं बिल्कुल नीचे से भी इसको कैमरा को चेंज करके इसका एंगल चेंज कर सकता हूँ। फिर आता है आपका वॉक टूल। वॉक टूल इज अ वेरी गुड टूल। इसमें भी आपका देखेंगे आई हाइट आती है हमारी। तो वॉक टूल जो है वो रेप्लिकेट करता है आपके वॉकिंग को। तो जब आप नेविगेट करते हैं मॉडल के अंदर तो आप इस टूल को यूज कर सकते हैं नेविगेट करने के लिए, वॉकिंग करने के लिए। तो मैं जैसे आई हाइट अगर यहाँ पे लेता हूँ तो आई हाइट मेरी मान लीजिए 1500 mm है, और मैं इस टूल को कहीं से भी एक बार क्लिक करके ड्रैग करता हूँ तो ये मेरे को मूव करेगा उस जगह के लिए। मैं जहाँ पे इस कर्सर को घुमाऊंगा अभी बिना कर्सर छोड़े, बिना क्लिक छोड़े, ये मुझे वहां पे मूव करेगा और जो मेरा पॉइंट है वो यहीं पे रहेगा। इसको मैं अगर पीछे ड्रैग करूंगा तो ये मेरे को उस पॉइंट से पीछे लेके जाएगा।
और ऐसा फील होगा जैसे कि मैं मूव कर रहा हूँ, इसके अंदर वॉक कर रहा हूँ मॉडल के अंदर। ये टूल जो है ये तब आपको यूजफुल होगा जब आप मॉडल में नेविगेट करेंगे और मॉडल में सीन सेट करेंगे फॉर योर एनिमेशन। फिर आता है हमारे ड्रॉ टूल्स। तो ड्रॉ टूल्स की भी पूरी एक लाइनअप है, जिसमें जैसे कि लाइन टूल्स है, जिसमें आप लाइन है, और फ्री हैंड टूल है। तो आप नॉर्मल एक लाइन क्लिक कर बना सकते हैं और फ्री हैंड भी आप इसमें ड्रॉ कर सकते हैं। फिर आता है आपका आर्क टूल्स। आर्क टूल में आपके आर्क है, जो नॉर्मल आप आर्क बनाते हैं वो। फिर एक 2 पॉइंट आर्क है, 3 पॉइंट आर्क है, जिसमें आप 3 पॉइंट सेट करते हैं। फिर एक पाई है, जिसमें सिर्फ आप पाई बनाते हैं, पूरा आर्क नहीं बनाते हैं। फिर आता है आपका शेप्स। तो शेप्स में बेसिक शेप्स हमारे पास में यहाँ पे मिल जाती है, रेक्टेंगल। और एक नया फीचर आया था रोटेटेड रेक्टेंगल। इसमें क्या होता है कि अगर मैं यहाँ पे रेक्टेंगल टूल लेता हूँ, तो मैंने यहाँ पे एक रेक्टेंगल टूल जब लूंगा तो वो हमेशा 2 एक्सिस से परपेंडिकुलर होता है, पैरेलल होता है, एक्स और वाई। या फिर जेड एक्सिस में अगर मैं करता हूँ तो वो जेड और एक्स एक्सिस में ही मेरा जो है पैरेलल चलेगा। तो रोटेटेड रेक्टेंगल टूल में आप रेक्टेंगल लेके उसको आप मूव भी कर सकते हैं, या मैं उसको एक एज पे लाके और रेक्टेंगल मैं यहाँ पे बना सकता हूँ। इसको डिफरेंट एंगल पे भी बना सकता हूँ, और इसको डिफरेंट एंगल पे भी बना सकता हूँ, और इसको जितना चाहूँ मैं जिस एंगल में चाहूँ मैं उसे रोटेट करके रख सकता हूँ। तो आप देखेंगे कि ये अलग अलग टाइप के आप रेक्टेंगल्स इसमें रोटेटेड रेक्टेंगल से बना सकते हैं। फिर आता है आपका सर्कल टूल। सर्कल टूल सिंपल आपका सर्कल बनाने के लिए यूज होता है। और फिर आता है आपका पॉलीगन टूल। पॉलीगन टूल में क्या होता है कि आप जैसे कि आपका पेंटागन है, स्क्वायर है, पेंटागन है, फिर उसके बाद में हेक्सागन है, तो आपको अगर ये डायरेक्टली बनाने हो तो आप इस पॉलीगन टूल पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे नीचे साइड्स लिखा आ जाता है। आप जितनी चाहिए साइड्स उतनी रख सकते हैं। जैसे कि अगर मैं 50 साइड्स का रखता हूँ तो 50 साइड्स का मेरा एक यहाँ पे जो है वो पॉलीगन बन जाएगा। सेम फीचर आप सर्कल के साथ भी कर सकते हैं। सर्कल में आप या तो साइड्स डालेंगे, जैसे कि अगर मैं इसमें 5 साइड्स का डालता हूँ तो मेरा जो सर्कल है वो भी एक पॉलीगन की तरह ही यहाँ पे काम करता है। वो टूल भी मेरा पॉलीगन की तरह ही काम करता है। फिर आते हैं हमारे सैंडबॉक्स टूल्स के लिए। सैंडबॉक्स टूल जो होता है वो हमारे कंटूर्स पे काम करने के लिए, या फिर हमारी ऐसी सरफेसेस पे काम करने के लिए जो कि एक लाइन में नहीं होती हैं, जिसे हम कहते हैं कंटूर सरफेसेस या उबड़ खाबड़ सरफेसेस। तो हम उन सरफेसेस को मॉडल करने के लिए यहाँ पे सैंडबॉक्स टूल का यूज करते हैं। ये हम आपको आगे वीडियोस में बताएंगे। फिर आपका एक मेन आता है टूल्स का। इसमें आप देखेंगे इसमें मैक्सिमम आपको सारे टूल्स यहाँ पे जो यहाँ आपको दिख रहे हैं टूल बार में वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। इन सबके शॉर्टकट्स भी आपको सामने मिल जाते हैं। शॉर्टकट्स भी मैं आपको बताऊंगा कि शॉर्टकट्स हम कैसे एडिट कर सकते हैं, उन शॉर्टकट्स को हम कैसे यूज कर सकते हैं, और आगे हम इसमें कैसे उनको डाल सकते हैं। फिर आता है आपका इसमें सिलेक्ट। तो जब भी आपने मान लीजिए कोई मैं टूल के अंदर चल रहा हूँ और मुझे सिलेक्ट कमांड को यूज करना है, तो आप बार यहाँ पे आके सिलेक्ट कमांड पे क्लिक कर सकते हैं उसको यूज करने के लिए। या फिर मैं डायरेक्ट स्पेस कमांड दबा के स्पेस दबा के भी मैं उसको सिलेक्ट कमांड को एक्टिवेट कर सकता हूँ। तो ये आपके सारे जो हैं ये आपके सारे इसके शॉर्टकट्स हैं जो इसके साथ में आपको दिख जाएंगे। फिर टूल्स कमांड में हमारा आता है इरेजर। आपने जैसे कि कोई अगर चीज बना ली है, कोई अगर हमने बनाया है, गलत बनाया है, तो आप उसको एजिस को डिलीट कर सकते हैं, इरेज कर सकते हैं, या फिर आप पूरा एक साथ इरेज कर सकते हैं उसको, डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स को, ग्रुप्स को, इस इरेज कमांड से। फिर आता है पेंट बकेट टूल। आपका पेंट बकेट टूल आपका जब मटेरियल्स हम करेंगे यूज, कि मटेरियल्स एडिट करने के लिए और मटेरियल्स डालने के लिए, आपको किसी भी एक ऑब्जेक्ट पे सरफेस पे मटेरियल डालने के लिए हम पेंट बकेट टूल यूज करते हैं। फिर आता है मूव टूल। आपको कोई भी ज्योमेट्री अगर मूव करनी है तो उसके लिए आप ये मूव टूल यूज करते हैं। रोटेट टूल से आप कोई भी ज्योमेट्री को रोटेट कर सकते हैं। स्केल टूल से हम इसको स्केल कर सकते हैं। फिर आता है आपका स्केचअप के जो मेन टूल्स हैं वो, जिसमें आता है आपका पुश पुल टूल, फॉलो मी टूल और ऑफसेट टूल। पुश पुल टूल जो होता है आपका किसी भी सरफेस को पुश पुल करने के लिए, 3D ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करने के लिए होता है। जैसे ही मैंने इस पे पुश पुल टूल किया तो मेरा जो सरफेस था रेक्टेंगल का वो मेरा अब क्यूब में कन्वर्ट हो गया है, क्यूबॉइड में कन्वर्ट हो गया है। तो
सबसे ज्यादा यूज होने वाला जो कमांड है वो पुश पुल टूल है स्केचअप के अंदर। फिर आता है आपका फॉलो मी टूल। फॉलो मी टूल एक बिल्कुल ही डिफरेंट टाइप का टूल है। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि इसको कैसे यूज करते हैं आर्किटेक्चरली और इसके क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, क्योंकि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टूल है। फिर आता है आपका ऑफसेट टूल। ऑफसेट टूल में आप जैसे हम ऑटोकैड में ऑफसेट लेते थे, वैसे ही हम इसके अंदर भी ऑफसेट ले सकते हैं किसी भी सरफेस का, और इसमें करते हैं। अब आप देखेंगे कि मैं सरफेस सरफेस क्यों बोल रहा हूँ, मैं हमेशा फेस की बात ही क्यों कर रहा हूँ, मैं हमेशा ज्योमेट्री की बात क्यों नहीं कर रहा हूँ। तो जो स्केचअप है, स्केचअप इज अ फेस ओरिएंटेड 3D प्रोग्राम। इसमें आपकी जो लाइंस है उनकी और जो पॉइंट्स है उसका इतना इम्पोर्टेंस नहीं है जब तक कि वो एक फेस क्रिएट ना करे। तो जब हम रेंडरिंग करते हैं और इसकी जो इमेजेस निकालते हैं तो उसके अंदर इन लाइंस जो है वो हमें नहीं दिखती हैं, हमें सिर्फ फेस दिखाई देता है। और हम जब भी इसमें कलर डालते हैं या कुछ करते हैं तो कलर्स या फिर जो मटेरियल्स है वो हमेशा फेस पे अप्लाई होते हैं, आपके लाइंस पे या पॉइंट्स पे अप्लाई नहीं होते हैं। तो जो स्केचअप है वो हमारा फेस ओरिएंटेड टूल है। इसमें हम फेस मॉडलिंग करते हैं, इसमें हम सरफेस मॉडलिंग करते हैं, इसमें हम वर्टिसेस मॉडलिंग नहीं करते हैं। इवन अगर हम इसमें वर्टिस मॉडलिंग भी करना चाहें तो हम कर सकते हैं, लेकिन उससे भी क्या होगा कि आपकी जो फेस होती है वो डिस्टॉर्शन स्टार्ट हो जाती है और आपकी जो मॉडल है वो कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्री में क्रिएट होने लगता है। इस चीज़ को कैसे हम रेक्टिफाई कर सकते हैं और इसको हम कैसे सीखेंगे वो मैं आपको आगे बताऊंगा। फिर हमारा आता है आउटर शेल और सॉलिड टूल्स। ये दोनों जो टूल्स हैं ये हमारे, जब आप सॉलिड कंपोनेंट्स बनाते हैं, सॉलिड ग्रुप्स बनाते हैं, तो उनको मॉडिफाई करने के लिए, उनको मैनिपुलेट करने के लिए यूज आते हैं, जिसका हम पूरा एक अलग सेशन लेंगे और ये हम आपको बताएंगे। फिर आता है आपका टेप मेजर। टेप मेजर आपका कोई भी आपको एंटिटी को मेजर करने के लिए ही यूज होता है, जैसे कि हम DI कमांड ऑटोकैड में यूज करते हैं वैसे ही। जैसे टेप मेजर से अगर मैं ये मेजर करता हूँ तो मैं जैसे ही क्लिक छोड़ता हूँ मेरे को यहाँ पे लेंथ इसकी नीचे यहाँ पे लिखी आ जाती है कि कितनी लेंथ है। इवन मैं अगर चाहूँ तो इसको यहाँ पे टेप मेजर से ही मैं कोई भी एक लेंथ लेके यहाँ पे गाइडलाइंस बना सकता हूँ। जो हम गाइड्स की बात कर रहे थे वो गाइड्स ये गाइड्स होती हैं जिनको हम यूज करते हैं आगे हमारे मॉडलिंग के प्रोसेस में। हम इसको वर्टिकली, हॉरिजॉन्टली या फेस ओरिएंटेड भी रख सकते हैं किसी भी फेस के साथ में करते हुए। अब हमें अगर इन गाइड्स को नहीं चाहिए तो हम यहाँ पे डायरेक्ट डिलीट गाइड्स करके यहाँ पे सारी गाइड्स को डिलीट कर सकते हैं। फिर आता है हमारा प्रोटेक्टर टूल। प्रोटेक्टर टूल क्या करता है, आपके एंगल को मेजर करने के लिए यूज होता है, तो ये भी हम आपको आगे बताएंगे। फिर आता है आपका एक्सेस टूल। अगर आपको किसी, जैसे आपके ड्राइंग की जो एक्सिस है, अभी जो हमारी ड्राइंग की एक्सिस है वो इस पॉइंट पे है, अगर हमें ये टूल को ड्राइंग की एक्सिस चेंज करनी है तो हम इसको सेट कर सकते हैं दूसरी डायरेक्शन में और वहाँ पे हमारी जो एक्सिस है वो शिफ्ट होके इस ऑब्जेक्ट पे आ जाती है। ये बहुत हैंडी टूल होता है जब हम इसमें आप बात करेंगे हमारे सन शेडोज की और यहाँ पे नॉर्थ की। फिर आता है हमारा डायमेंशंस। तो जब भी आप कोई ड्राइंग कर रहे हैं और आपको डायमेंशंस देनी है, जैसे हम ऑटोकैड में देते हैं, तो यहाँ पे हमारा ये डायमेंशन टूल सब यूज आता है। आप देखेंगे ये जितने भी सेट्स हैं जो टूल के, आपको ये टूल बार्स के सेट्स में मिल जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे जिसमें आपका टेप प्रोटेक्टर, मेजर टूल, डायमेंशन टूल, प्रोटेक्टर टूल, एक्सिस टूल और लीडर टूल, आपको सारे टेक्स्ट टूल सब एक साथ ही आ जाता है यहाँ पे। फिर आता है आपका टेक्स्ट टूल, जिसमें आप किसी भी एक जगह पे, जैसे किसी एक सरफेस पे आपको कोई एक टेक्स्ट टैग करना है, जो कि हम पहले लीडर में करते थे ऑटोकैड में, यहाँ पे वो टेक्स्ट टूल में कन्वर्ट हो गया है। फिर आता है आपका 3D टेक्स्ट टूल। इसमें आप कोई भी सरफेस पे या आप एक 3D टेक्स्ट बना सकते हैं किसी भी फॉन्ट में, जो भी आप फॉन्ट यहाँ से यूज करते हैं वो आपका 3D में टेक्स्ट आ जाएगा। फिर आता है आपका सेक्शन प्लेन। तो जो सेक्शन प्लेन की हम बात कर रहे थे, ये सेक्शन प्लेन वही है जिसको मैं सेक्शन करके यहाँ पे दिखा सकता हूँ कि मेरा ये जो बॉडी है वो यहाँ से सेक्शन करने पे कैसा दिखाई देगा। जैसे मैं आपको बोल रहा था कि जो सेक्शन प्लेन में फिल वाला जो कमांड है वो यहाँ पे, ये जो नया फीचर है वो यहाँ पे आया है। अगर जैसे मैं फिल यहाँ से बंद कर देता हूँ तो पहले ये कुछ इस तरह से आता था जो कि अनरियलिस्टिक लगता था। आजकल हम इसको जो चेंज किया है वो बहुत अच्छा एक फीचर यहाँ पे दिया है, जिसमें हम यहाँ पे इसे फिल कर सकते हैं और सेक्शंस की क्वालिटी हम इनहेंस कर सकते हैं। मैं इस सेक्शन को मूव भी कर सकता हूँ आगे पीछे और मैं इस सेक्शन को रोटेट भी कर सकता हूँ किसी भी एक पॉइंट से
तो जो मैं सेक्शन जब मूव करूंगा तो मेरे को वो उसी एंगल से, उसी स्लाइस से हमें कट करने को मिल जाएगा। स्केचअप बहुत ही अच्छा टूल है जब आप विजुअलाइजेशन की बात करते हैं। तो जब हम ऑटोकैड में विजुअलाइज करने की बात करते हैं तो हम, क्योंकि 2D ड्राइंग्स होती हैं, 2D ड्राइंग्स में हम वो चीज़ विजुअलाइज नहीं कर सकते हैं जो हम स्केचअप में अभी एक बार में देख के विजुअलाइज कर सकते हैं। फिर आपका आता है यहाँ पे एडवांस कैमरा टूल्स। तो एडवांस कैमरा टूल्स का भी हम आपको पूरा एक अलग से ही एपिसोड बनाएंगे और उसमें आपको बताएंगे कैसे इसको यूज करते हैं। फिर इंटरैक्ट टूल भी आपका हम एडवांस उसमें ही बताएंगे। सैंडबॉक्स टूल्स जो आपको मैंने पहले बताया था, ड्रॉ में सैंडबॉक्स, इसमें हमने जो कंटूर्स के और स्केचेस बनाए थे, जो हम बना रहे थे कंटूर्स और इन सब पे काम कर रहे थे, ये इसका एडवांस है। इसके अंदर आप देखेंगे कि और भी अलग अलग हमारे पास ऑप्शंस है उन कंटूर्स पे काम करने के लिए। तो ये सारे ऑप्शंस का हम आपको पूरा डेमो के साथ में आगे सिखाएंगे कि कैसे इनको यूज करते हैं। फिर आता है विंडो टूल। विंडो के अंदर आपके पहले आता है डिफॉल्ट ट्रे। तो पहले क्या होता था कि जो स्केचअप का 2014 वर्जन है उससे पहले हमेशा जो भी आप विंडो यूज करते थे, जैसे कि आप मटेरियल विंडो हो गया या फिर लेआउट लेयर विंडो हो गया या सीन विंडो हो गया, तो इन सब की है ना आपके छोटे छोटे डायलॉग्स बन जाते थे, छोटे छोटे डायलॉग बॉक्सेस हर जगह पे बन जाते थे, उनको आप रीअरेंज कर सकते थे। लेकिन स्केचअप में अभी एक नया फीचर आया है जिसमें आप इसको एक ट्रे बना सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे शो ट्रे करूँ तो मेरे जितने भी मैं यहाँ पे फीचर देख रहा हूँ वो मेरे एक साथ इस ट्रे के अंदर आ जाते हैं। जैसे कि एंटिटी इन्फो, मेरी मटेरियल्स का पूरा एक अलग यहाँ पे बन जाता है, स्टाइल्स का मेरा यहाँ पे एक अलग बन जाता है। तो आप यहाँ पे ड्रैग ड्रॉप डाउन करके यहाँ से आप उनको सिलेक्ट कर सकते हैं और उनको यूज कर सकते हैं। ये एक बहुत ही अच्छा फीचर है जब आपके बहुत सारे मल्टीपल विंडोज एक साथ खुले होते हैं तो। फिर आपका आता है मैनेज ट्रेज। तो जो आप ट्रे बना रहे हैं उसमें आप मैनेज ट्रे में जाके आप अपनी खुद की एक ट्रे भी बना सकते हैं और आप उन ट्रेस को यहाँ पे एक्टिवेट कर सकते हैं। जैसे कि अभी मैंने सिर्फ डिफॉल्ट ट्रे एक्टिवेट की हुई है, तो इसके अंदर मैं यहाँ पे सिलेक्ट करके उनको हटा भी सकता हूँ जो मुझे नहीं चाहिए और उनको डाल भी सकता हूँ जो मुझे चाहिए। जैसे कि शेडोज अगर मुझे चाहिए तो मैं शेडोज यहाँ पे ऑन कर सकता हूँ, तो मेरा शेडोज का यहाँ पे एक अलग से बन जाता है, मेरा डायलॉग बॉक्स जो है वो यहीं आ जाता है। इसको आप यहाँ से क्लोज करके बंद भी कर सकते हैं, तो वापस आपको चाहिए हो तो डिफॉल्ट ट्रे में जाके आप यहाँ से ऑन कर सकते हैं। फिर आता है हमारा न्यू ट्रे, कि अगर आपको कोई एक नई ट्रे बनानी है तो उसके लिए आप यहाँ से क्लिक करके एक नई ट्रे का आप ऑप्शन बना सकते हैं, जिसमें आपको सारे के सारे ऑप्शंस आप सिलेक्ट करेंगे तो वो यहाँ पे आपके साथ में आ जाएंगे। फिर आता है आपका मॉडल इन्फो। तो जो मॉडल इन्फो है इसके अंदर आपके मॉडल का पूरा इन्फॉर्मेशन होता है। ये हम आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे कि ये मॉडल इन्फो को हम कैसे यूज करते हैं और इसके अंदर हम क्या क्या सेटिंग्स है जो सबसे पहले चेंजेस करते हैं, ताकि आपको जो वर्क फ्लो है आपका वो वर्क फ्लो बहुत स्मूथ और बहुत ही सिंपल हो पाए। फिर आता है प्रेफरेंसेस। प्रेफरेंसेस जो है ये आपके सॉफ्टवेयर के ऑप्शंस है। जैसे हम ऑटोकैड में ओपी एंटर करके ऑप्शंस खोलते हैं जिसमें आपके सॉफ्टवेयर के जो जिसमें आपके सॉफ्टवेयर के ऑप्शंस आते हैं ट्वीक करने के लिए, वैसे ही यहाँ पे प्रेफरेंसेस है इस सॉफ्टवेयर के ऑप्शंस को ट्वीक करने के लिए। फिर आता है आपका 3D वेयर हाउस। जो 3D वेयर हाउस है इसके अंदर जो मैंने आपको बताया पहले कि आप ऑनलाइन जो 3D वेयर हाउस है हमारा, उससे आप हमें इसमें मॉडल डाउनलोड कर सकते हैं और आप यूज कर सकते हैं। तो आप देखेंगे मैंने ये वेबसाइट खोल ली है 3dwarehouse.sketchup.com। तो इसमें आप देखेंगे बहुत सारे मॉडल्स आपको मिल जाएंगे, हाई क्वालिटी मॉडल्स भी मिलेंगे आपको, लो क्वालिटी मॉडल्स भी मिलेंगे। और आप चाहें तो यहाँ पे कैटेगरीज में सर्च भी कर सकते हैं। जैसे मैं आर्किटेक्चर अगर सर्च करता हूँ तो मेरे को आर्किटेक्चर के यहाँ पे सारे मॉडल्स मिल जाते हैं जो भी आप यूज कर सकते हैं। इसमें आप फ्री ऑफ कॉस्ट सारे मॉडल्स डाउनलोड कर सकते हैं, उनको अपने मॉडल्स में यूज कर सकते हैं। यहाँ पे जितने भी मॉडल्स हैं वो सारे अलग अलग लोगों ने बनाए हुए हैं, आप खुद के मॉडल्स भी यहाँ पे बना के अपलोड कर सकते हैं जैसे कि मैंने किए हुए हैं। तो अगर मैं आपको अपना दिखाता हूँ तो मेरे पब्लिक पेज पे अगर आप जाएंगे तो मैंने यहाँ पे कुछ मॉडल्स अपने बनाए हुए यहाँ पे अपलोड किए हुए हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि मैंने जो मॉडल्स बनाए हैं उन मॉडल्स को आप डाउनलोड भी कर सकते हैं और उनके बारे में इंफॉर्मेशन भी आप नीचे देख सकते हैं। जैसे कि इस मॉडल में सिर्फ 2 मटेरियल्स यूज किए हैं, इसमें पॉलीगन्स कितने हैं और इसका फाइल साइज क्या है। मैं अगर इसको और डिटेल देखता हूँ तो आप इसमें इसकी डिटेल्स में जा सकते हैं, इसका यूनिट्स देख सकते हैं और इसमें आप कमेंट भी कर सकते हैं। तो हम आते हैं इसमें आगे अपने एक्सटेंशन वेयर हाउस के लिए। तो जो एक्सटेंशन वेयर हाउस है इट इज बेसिकली अ वेयर हाउस फॉर प्लगइन्स। हम 3D वेयर हाउस देख रहे थे जिसके अंदर हमें मॉडल्स मिलते हैं,
एक्सटेंशन वेयरहाउस में हमें प्लगइन्स मिलते हैं। अब जो प्लगइन्स हैं वो प्लगइन्स क्या हैं, उनको कैसे यूज करना है, उसके क्या क्या तरीके हैं यूज करने के लिए और उनसे क्या हमें बेनिफिट होता है, वो हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। इसके बाद में आता है आपका एक्सटेंशन मैनेजर, कि अगर आपने कोई एक्सटेंशंस यहाँ पे इंस्टॉल किए हुए हैं, जो प्लगइन्स इंस्टॉल किए हुए हैं, आपको यहाँ पे उन सारे जो प्लगइन्स हैं आप उनको यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं इस एक विंडो में जाके। फिर आता है आपका रूबी कंसोल। रूबी कंसोल इज प्योरली फॉर दोज पीपल हु वांट टू कोड इन स्केचअप। जैसे कि जो नए डेवलपर्स हैं, जो प्लगइन्स क्रिएट करते हैं, जो ऑटोमेटेड एक्शंस क्रिएट करते हैं, वो रूबी कंसोल यूज करके उसके अंदर अपने प्लगइन्स को डेवलप करते हैं। फिर आता है आपका कंपोनेंट ऑप्शंस और कंपोनेंट एट्रीब्यूट्स। तो जो भी आप कंपोनेंट अगर बनाते हैं यहाँ पे, या आप कोई भी डाउनलोड करते हैं, तो उसके कुछ ऑप्शंस और कुछ एट्रीब्यूट्स यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। ये अपन बात करेंगे जब ग्रुप्स और कंपोनेंट्स की हम बनाएंगे वीडियो तब। फिर आता है आपका हेल्प टैब। तो हेल्प टैब में क्या होता है, आपका स्केचअप का एक इंट्रो आ जाता है। जैसे कि मैंने आपको पहले एक इंट्रो दिया था, वैसे ही आपको एक इंट्रो मिल जाता है। ये जो स्क्रीन है ये आपको सबसे पहले शो होती है जब आप ऑन करते हैं स्केचअप को। सबसे पहले जैसे मैंने अभी यहाँ पे स्केचअप को 2018 यूज कर रहा हूँ, तो मेरे को ये स्क्रीन सबसे पहले शो होती है। इसको अगर आपको बंद करना है तो आप यहाँ पे ऑलवेज शो ऑन स्टार्टअप पे जो चेक बॉक्स होता है उसको आप अनचेक कर दीजिए, और यहाँ पे आपका कभी फिर ये आपका कभी आता नहीं है जब आप स्केचअप ऑन करते हैं। तो इसमें आप देखेंगे आप जो टेम्पलेट चूज करने का हम बोल रहे थे, वो आप यहाँ पे क्लिक करके वही सारे टेम्पलेट्स यहाँ पे आ जाते हैं। आप उनको यहाँ से चूज करके अपना ड्राइंग यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हैं, और स्टार्ट यूजिंग स्केचअप से आप स्टार्ट कर सकते हैं। फिर यहाँ पे आता है अपना हेल्प सेंटर। तो हेल्प सेंटर में आपके कुछ जनरल क्वेरीज और कुछ होते हैं, तो ये आपका ऑनलाइन होता है, आप वहाँ पे जाके उसमें देख सकते हैं, उसमें क्वेश्चनर्स, उसमें FAQs पढ़ सकते हैं। फिर कॉन्टैक्ट अस में आपके जो डेवलपर्स हैं इनमें आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। लाइसेंस में आपकी लाइसेंस इंफॉर्मेशन होती है। चेक फॉर अपडेट्स में आप अपडेट्स चेक कर सकते हैं। चेक योर सिस्टम में आप सिस्टम चेक कर सकते हैं कि आपका सिस्टम कितना कंपैटिबल है स्केचअप के। और फिर स्केचअप का जो वर्जन है उसके लिए अबाउट स्केचअप आपका होता है, जिसमें आप स्केचअप के वर्जन के बारे में इंफॉर्मेशन होती है। तो ये था हमारा आज का इंट्रो स्केचअप का। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि मॉडल यूनिट्स कैसे बनाते हैं, मॉडल यूनिट्स कैसे डिफाइन करते हैं, टेम्पलेट्स कैसे हम चूज करते हैं, इंफॉर्मेशन बार को हम कैसे यूज करते हैं, इंफॉर्मेशन बार कैसे काम आती है, और मॉडलिंग इन्फो, मॉडल इन्फो और एंटिटी इन्फो को हम कैसे यूज करते हैं आगे मॉडलिंग के लिए, वो सब हम अगली बार में वीडियो में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।